हर व्यक्ति के पास अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने का मौका होता है, चाहे उनके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो। ये कहना था एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। मशहूर स्टीफन हॉकिंग ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। स्टीफन हॉकिंग का जीवन शुरू से ही काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। शारीरिक रूप से विकलांग होने के बाद भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कई ऐसी चीज़ों के बारे में खोज की गई जिनकी कल्पना शायद ही पहले किसी ने की हो, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो अच्छे तरह से उनके बारे में जानते होंगे। स्टीफन हॉकिंग एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, प्रोफेसर और ऑथर थे। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य को समझाने में दुनिया की बहुत मदद की। उनकी ज़िंदगी भी उनकी खोजों की तरह ही लोगों को हैरान कर देने वाली है। आज की इस वीडियो में हम महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के पूरे जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि उस समय उनके माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी और वो उस समय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था और उस समय ये माना जा रहा था कि जर्मनी ब्रिटेन पर कभी भी अपने बम गिराना शुरू कर सकता है। इसलिए स्टीफन हॉकिंग के माता पिता वहाँ से ऑक्सफोर्ड आ गए और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में ही 8 जनवरी सन 1942 में स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम इज़ाबेल हॉकिंग और पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग था। स्टीफन हॉकिंग के 3 भाई बहन थे और वो उन सभी भाई बहन में से सबसे बड़े थे। स्टीफन हॉकिंग का स्वभाव बचपन से ही दूसरों से काफ़ी अलग था। वो बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे। पालतू मधुमक्खियों के साथ वो काफ़ी समय बिताते थे और ग्रीन हाउस में आग जलाना उन्हें बेहद पसंद था। हॉकिंग के पिता एक मेडिकल रिसर्चर थे और वो चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा स्टीफन हॉकिंग भी मेडिकल फील्ड में ही अपना कैरियर बनाए, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को बचपन से ही अंतरिक्ष और विज्ञान में काफ़ी रुचि थी। लेकिन स्कूल के दिनों में वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे और वो 8 साल की उम्र तक पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे। सेंट एल्बन के एक स्कूल में पहले ही साल में वो अपनी क्लास में आगे से नहीं बल्कि पीछे से 3rd आए थे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का दिमाग दूसरी चीज़ों में काफ़ी तेज़ चलता था। उनको बोर्ड गेम्स खेलना बहुत ही अच्छा लगता था और गणित विषय में वो काफ़ी तेज़ थे। यहाँ तक कि गणित इक्वेशंस को हल करने के लिए उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों से कंप्यूटर बना दिया। स्टीफन के अंदर एक ग्रेट साइंटिस्ट की क्वालिटी बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। किसी भी चीज़ के निर्माण के पीछे छिपे कारण को लेकर उनके अंदर खूब जिज्ञासा रहती थी। इसी वजह से उनके सभी क्लासमेट्स और टीचर प्यार से उन्हें आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। जिस समय स्टीफन हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल थी। वो वहाँ मैथ लेना चाहते थे, पर उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ में कोई डिग्री कोर्स उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिजिक्स को चुना और बाद में उनकी रुचि कॉस्मोलॉजी विषय की तरफ बढ़ गई। 1962 में नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री मिलने के बाद वो कॉस्मोलॉजी विषय में पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और 1968 में उन्हें कैम्ब्रिज के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी का मेंबर बना दिया गया, जिसने उनके रिसर्च को एक नई दिशा दी। यही वो समय था जब उन्होंने ब्लैक होल पर रिसर्च शुरू किया और उसके बाद 1974 में उन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया, जो साइंटिस्ट का एक वर्ल्ड वाइड फॉलोशिप है। और 1979 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लुकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिशियन बने, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस एकेडमिक चेयर है। स्टीफन हॉकिंग की 21 साल की उम्र से ही उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। जब वो ऑक्सफोर्ड में थे, उसी समय उन्हें कई बार ये महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि वो कई बार चलते चलते अचानक अपने आप ही गिर जाते थे और बोलते बोलते बीच में अचानक रुक जाते थे और चाहकर भी आगे कुछ भी बोल नहीं पाते थे। पर साल 1963 तक वो इन सब बातों को नज़रअंदाज करते रहे और इस बारे में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब एक बार वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पर आए थे, तब एक दिन वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, पर तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। तभी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सबने उसे सिर्फ एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी,
पर बार बार ऐसा होने पर उनके पिता उन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले गए। वहीं पर यह पता लगा कि उन्हें एक अनजान और कभी ना ठीक होने वाली एक खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया है, जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन डिसीज़, यानी कि एमियोट्रोफिकल लैटरल सिरोलिसिस। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जिसमें धीरे धीरे हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले ऐसे ज़रूरी सेल्स नष्ट हो जाते हैं जो हमारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और आखिरी में सांस वाली नली बंद हो जाने की वजह से मरीज घुट घुट कर मर जाता है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फिर स्टीफन हॉकिंग ने डॉक्टर से पूछा कि अब मेरे पास कितना समय बचा है, तो डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। डॉक्टर की बात सुनकर एक बार तो स्टीफन हॉकिंग को काफ़ी सदमा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बाद में उन्होंने कुछ ऐसी घटना का अनुभव किया जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अगर पहली घटना की बात करें तो जब हॉकिंग हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनके ही बगल वाले बेड पर एक दूसरा मरीज एडमिट था जिसको ब्लड कैंसर हो रखा था। तभी उस दूसरे मरीज के दर्द को देखकर स्टीफन को ये महसूस हुआ कि वो मरीज इनसे कई ज़्यादा दर्द झेल रहा है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हॉकिंग को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि वो मरने वाले हैं। उस सपने ने उनको ये महसूस कराया कि उनके जीवन में अभी जितना भी समय बचा है उनमें भी वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी बीमारी एक मेन वजह बनी उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाने में, क्योंकि हॉकिंग ने इस बात को खुद कहा था कि जब तक मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता नहीं चला था तब तक मेरी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जीवन में कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है। पर अब जब उनको ये पता लगा कि अब वो सिर्फ 2 साल ही जिंदा रह पाएंगे तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर और रिसर्च में लगा दिया ताकि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी को इस्तेमाल कर सके। और फिर कभी भी उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच में आने नहीं दिया। जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे अपने शरीर से उनका कंट्रोल ख़त्म होता गया। शुरुआत में इस बीमारी ने स्टीफन हॉकिंग के कुछ ही हिस्सों को पैरालाइज किया। इसी बीच उन्होंने जेन वाइल्ड से शादी कर ली और उस समय तक स्टीफन हॉकिंग का दाहिना हिस्सा पैरालाइज हो चुका था और उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और साल 1969 आते आते वो चलने लायक भी नहीं रहे, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें व्हील चेयर का इस्तेमाल करने की सलाह दी। इसके अलावा वो उस समय बोल तो पा रहे थे लेकिन पहले की तरह नहीं। साल 1985 तक उन्होंने अपनी वॉइस भी पूरी तरह से खो दी थी। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया। वो किसी भी तरह से बच तो गए पर उनका पूरा शरीर अब लगभग पैरालाइज हो चुका था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी एक्टिव था। पर अब वो ना तो अपने शरीर को हिला सकते थे और ना ही वो कुछ बोल सकते थे। उस समय कैलिफोर्निया में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाया गया और उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जो स्टीफन हॉकिंग के हेड और आई के मूवमेंट पर काम करता था और उस कंप्यूटर और कई डिवाइसेस के जरिए वो अपने शब्दों को व्यक्त कर पाते थे। इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने अपने कैरियर के दौरान उन सभी लॉज का बारीकी से अध्ययन किया जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। उन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया, बिग बैंग थ्योरी, हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत दिया और टाइम ट्रैवल करने का विचार भी उन्हीं का था। और भी कई खोजें और सिद्धांत उन्होंने इस दुनिया को दिए। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल के दौरान कई किताबें लिखी। स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब का नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था। इस किताब में उन्होंने कॉस्मिक साइंस के मुश्किल विषयों जैसे बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल को बहुत ही आसान तरीके से बताया जिससे कि हर कोई उसे आसानी से समझ पाए। और भी कई किताबें इन्होंने लिखी थी जैसे द यूनिवर्स इन ए नटशेल, द ग्रैंड डिज़ाइन, ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स। और बच्चों के लिए भी उन्होंने एक किताब लिखी, जॉर्ज एंड द बिग बैंग। ये सभी किताबें उन्होंने अपनी व्हील चेयर में लगे स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी थी। अगर आप भी इन बुक्स को पढ़ना चाहते हो
तो इस बुक का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही उनका पूरा शरीर अपंग हो चुका था, लेकिन उनका दिमाग एक आम इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। स्टीफन हॉकिंग का IQ लेवल 160 था, जो किसी आम इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। अगर स्टीफन हॉकिंग के निजी जीवन की बात करें तो 1965 में हॉकिंग ने जेन वाइल्ड से शादी कर ली थी और 3 बच्चे होने के बाद उन दोनों का तलाक हो गया था। और फिर 1995 में हॉकिंग ने दूसरी शादी एलन मेसन से की थी। और अगर हम अवार्ड की बात करें तो हॉकिंग के पास टोटल 13 डिग्रियां हैं और उन्हें 12 पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। और यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग की लाइफ पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में उनकी ज़िंदगी के संघर्षों को दिखाया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने वैज्ञानिक बनने के सपने को पूरा किया। वो शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद अपने आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के दम पर ही वो इतना लंबा जी पाए। और 14 मार्च 2018 को दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग 76 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। इससे जुड़ा एक अजीब सा कोइंसिडेंट है कि स्टीफन हॉकिंग का जन्म एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद हुआ था और स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु के समय से ठीक 139 साल पहले 14 मार्च 1879 को महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही करने के लिए इतना कुछ है। वो कहते थे कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर करता है। अगर उनकी उपलब्धियों को देखा जाए और वो भी इतने मुश्किल हालातों के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई भी वैज्ञानिक इनके आसपास भी है। भले ही स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया में नहीं रहे, पर इनके जीवन में किए गए अचीवमेंट हमेशा सभी को प्रेरित करते रहेंगे। इनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर इंसान अपने जीवन में कुछ बनना या पाना चाहता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, चाहे हालात और परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।